वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक के पाठ 14 वर्तनी एवं वाक्य रचना की अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको कॉमन एरर्स ऑफ स्पेलिंग्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि जो आपकी हिंदी भाषा में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वो आपकी वर्तनी संबंधी पाई जाती हैं और वाक्यों की रचना की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। वर्तनी के अंदर आपकी मात्राओं की गलतियाँ, वर्तनी बोलते हैं स्पेलिंग्स को। तो स्पेलिंग्स में आप कौन सी गलतियाँ करते हैं? मात्राओं की गलतियाँ करते हैं। और वाक्य की रचना के जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वो व्याकरण संबंधी होती हैं। यानी कि अगर आपको व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो आप व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ अपने वाक्यों में करते हैं। तो आइए हम बुक में क्या लिखा है पहले ये जान लेते हैं। भाषा का शुद्ध लेखन उसके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर है। यानी कि जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं उसका जो शुद्ध लेखन है उसके शुद्ध उच्चारण पर ही निर्भर है। वो कैसे निर्भर है कि हमारा जो हिंदी की भाषा है ये इसके लिए हमें स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उचित स्वर और व्यंजन अगर हमारे को अच्छे से उनका ज्ञान है तो हम हिंदी की भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं, जैसे स्वर हैं हमारे, तो स्वर जो हैं, स्वर के 3 भेद आपने पढ़े हैं होंगे। स्वर के 3 भेद में कौन कौन से पढ़े हमने? ऋसु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ और ऋसु स्वर में क्या अंतर है? या जो हमारे ऋसु स्वर होते हैं उनको हम लघु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। इनको बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है, इनको हम जल्दी से बोलते हैं। और जो हमारे दूसरे दीर्घ स्वर हैं उनको हमें बोलने में क्या अधिक समय लगता है। तो इनके उच्चारण के ऊपर अगर हम इनका उचित उच्चारण करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्पेलिंग्स भी शुद्ध रूप से लिखी जाती हैं। और अगर हम इनका उच्चारण जो है गलत करते हैं तो हमारी मात्राओं में सारी वही अशुद्धियाँ पाई जाएंगी। ठीक है। भाषा के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कई बार स्थानीय प्रभाव के कारण या व्याकरण का उचित ज्ञान न होने के कारण कई त्रुटियाँ हो जाती हैं। त्रुटियाँ का मतलब होता है एरर्स हो जाती हैं। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके शुद्ध प्रयोग के प्रति सावधान रहना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ प्रचलित त्रुटियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। तो अभी इसमें देखिए वही जो मैंने आपको बेटा बताया इसमें ना देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या दे रखा है? ऋस्व के स्थान पर दीर्घ और दीर्घ के स्थान पर ऋस्व स्वर का प्रयोग। वही मतलब कि अगर जैसे हमारे को ये जो है अशुद्धियाँ जो हैं अ की जगह आ तथा आ की जगह अ का प्रयोग। अब ये अशुद्धियाँ हम कैसे बोलते हैं? जैसे हमारा छोटा आ है, ठीक है ना, छोटा आ जो है ये हमारा ऋस्व स्वर है। अगर उसके स्थान पर हम दीर्घ आ की का प्रयोग करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं तो वो मात्रा की अपने आप शुद्धि हो जाती है। अब जैसे अगामी, अगामी को हम पढ़ते हैं, इसका शुद्ध रूप है आगामी। चाहिए लिखा है, देखो यहाँ पे अशुद्ध रूप इसका चाहिए लिखा है, जबकि इसका जो हमारा उच्चारण है वो चाहिए है। तो चाहिए में आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है, चाहिए। उसके बाद हमारा अगला हमने लिखा है आधीन। वर्ड आधीन नहीं होता, ये होता है अधीन। ठीक है। उसके बाद हमने बारात लिखा है। अब बारात शब्द अशुद्ध है, इसमें जो आपकी उच्चारण है वो बरात बोला जाता है, यानी कि आ की साउंड को नहीं बोला जाता है, बरात। उसके बाद है आहार। आहार नहीं शब्द होता, आहार होता है, बड़े आ की साउंड होती है। उसके बाद संसारिक। अब संसारिक शब्द भी गलत है, ये होता है शब्द सांसारिक, सांसारिक। उसके बाद लिखा है अगला शब्द दावात। अब दवात शब्द जो है ये भी आपका गलत है, क्योंकि हमारा जो शुद्ध शब्द है ये होता है दवात, मतलब इसमें आ की मात्रा की आवाज़ नहीं होती है। अगला हमारा शब्द है हस्तक्षेप। अब ये हमारा हस्तक्षेप लिखा है, ये हमारा शुद्ध वर्ड है हस्तक्षेप, आ की साउंड नहीं है ता के साथ। उसके बाद अगला हमारा लिखा है नाराज। नाराज नहीं होता, नाराज। व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है। अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो ये हमारी देखा हमने इस कॉलम में हमारी अ की जगह आ और आ की जगह अ का प्रयोग, ये हमारी ये शुद्धियाँ थी, स्वर संबंधी शुद्धियाँ थी। उसके बाद ख पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? देखिए ख वाले पॉइंट पे लिखा हुआ है हमारा ई के स्थान पर बड़ी ई, मतलब छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई और बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग। अब जैसे आशीर्वाद है,
अब देखो छोटी ई का जो उच्चारण है वो ये हमारा है दीर्घ स्वर। छोटी जो है हमारा सॉरी दीर्घ नहीं ह्रस्व स्वर है, तो इसका उच्चारण हम जल्दी से करते हैं। तो जब हमारी ई की मात्रा की आवाज़ को हम जल्दी से बोलते हैं तो वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगती है। जहाँ हम टाइम लगा के ई की मात्रा को बोलते हैं वो होता है हमारा बड़ी ई। ठीक है, तो आशीर्वाद में श पे बड़ी की साउंड है, तो आशीर्वाद। परीक्षा, अब परीक्षा वर्ड नहीं होता, परीक्षा होता है, रा पे बड़ी की साउंड है। उसके बाद है बुद्धि। अब बुद्धि में छोटी की साउंड है था पे, तो बुद्धि नहीं होता, बुद्धि होता है। पूर्ति, पूर्ति होता है, पूर्ति नहीं होता, पूर्ति होता है। उसके बाद बीमारी, बीमारी नहीं होता, बीमारी। और ये वाली बीमारी की स्पेलिंग तो बहुत बच्चे गलत करते हैं। आवाज़ हमारी आ रही है ब पे बड़ी की मात्रा की, तो बीमारी होता है। पीताम्बर होता है, तो यहाँ पे हमारा शुद्धि क्या है, पीताम्बर लिखा है हमने, छोटी की साउंड। ये आवाज़ होती है पीताम्बर, पा पे बड़ी की साउंड है। तो जहाँ हमने ई की आवाज़ को ज़्यादा टाइम लगा के बोलना है वहाँ बड़ी ई की मात्रा आती है। जहाँ हमने ई के साउंड को जल्दी से बोला वहाँ आपका ऋस्व छोटी ई आएगी। उसके बाद कवि, कवि में जल्दी से बोल रहे हैं हम ई की मात्रा को, तो इसलिए हमारा कवि पे छोटी ई की साउंड है। उसके बाद हानि, हानि जब शब्द बोलते हैं हम तो उसमें छोटी की साउंड है, तो या हानि में छोटी की मात्रा लगेगी। इसी तरह से हमारा है शब्द श्रीमती। अब श्रीमती जब बोलते हैं तो ता पे बड़ी की साउंड आती है, श्रीमती। श्रीमती जब बोलते हैं तो हमारी ता पे बड़ी की मात्रा की साउंड है, श्रीमती। उसके बाद निरोग, 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 ठीक है, निरोग नहीं होता, निरोग। उसके बाद क्योंकि, क्योंकि। उसके बाद नदियाँ, नदियाँ में द पे छोटी की साउंड है, नदियाँ। नेक्स्ट आप देखिए ग पॉइंट पे क्या लिखा है बेटा। ग में क्या होता है कि ग वाले पॉइंट पे लिखा है कि बड़े ऊ के स्थान पर छोटा ऊ और छोटे ऊ के स्थान पर जब बड़े ऊ का प्रयोग होता है तो भी वो अशुद्धि हमारे स्पेलिंग्स में आ जाती हैं, वर्तनी में आ जाती है। अब जैसे मधु वर्ड बोल रहे हैं हम, मधु, तो ध पे छोटे ऊ की साउंड है, मतलब ऋस्व ऊ की साउंड है। ठीक है ना, तो जब ऋस्व ऊ की साउंड है, छोटे ऊ की साउंड है, तो हमने बड़ा ऊ अगर लगा दिया तो वो गलती हो जाएगी हमारी। अनुकूल, 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 का पे बड़े ऊ की साउंड आ रही है, अनुकूल। का पे लंबा ऊ की मात्रा को बोल रहे हैं हम, टाइम लगा के ऊ की मात्रा को बोल रहे हैं, तो बड़ा ऊ आएगा। शून्य, अब शून्य जब बोलते हैं तो बड़े ऊ की साउंड आती है, क्योंकि ऊ की मात्रा को हम थोड़ा टाइम लगा के बोल रहे हैं। ठीक है, तो शून्य में बड़ा ऊ आएगा। सुराख, सुराख वर्ड होता है, सुराख नहीं होता, सुराख, छोटे ऊ की साउंड है। उसके बाद साधु, अब साधु में हम बड़े ऊ की साउंड को लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम साधु में ध ऊ की मात्रा को जल्दी से बोलते हैं, साधु, तो धा पे छोटे ऊ की साउंड है। उसके बाद है अगला हमारा शब्द पशु। अब जब हम पशु बोलते हैं तो पशु में छोटे ऊ की साउंड है, तो पशु में छोटे ऊ की मात्रा लिखेगी। पूज्य, जब हम पूज्य माता जी लिखते हैं ना, पूज्य, तो पूज्य में आपको बड़े ऊ की साउंड है, तो बड़ा ऊ लगाएंगे। सूर्य, अब सूर्य जब बोलेंगे तो फिर आवाज़ टाइम लगा के ऊ की मात्रा को बोल रहे हैं, तो बेटा जहाँ पे आप ऊ की आवाज़ को जल्दी से बोलेंगे वहाँ छोटा ऊ लगेगा, जहाँ थोड़ा अधिक समय लगा के बोलेंगे तो वहाँ बड़ा ऊ लगेगा। प्रभु, अब प्रभु में हम थोड़ा समय लगा रहे हैं तो छोटे ऊ आएगा। गुरु, अब गुरु में रा के पेट में हमने रा के पेट में जो ऊ की साउंड को बोला वो जल्दी से बोला, तो इसलिए हम रा के पेट में छोटा ऊ लगाएंगे, तो ये बड़ा ऊ जो लिखा हुआ ये अशुद्ध है। पूर्व, अब पूर्व में बड़े ऊ की साउंड को लंबा टाइम लगा के बोल रहे हैं तो बड़ा ऊ आएगा। इसी तरह से सूप हो गया। उसके बाद है अगला हमारा घ पे है ए के स्थान पर ए और ए के स्थान पर ए का प्रयोग। जैसे हम एक बोलते हैं तो एक में ए का स्वर लिखा जाएगा, छोटी ई का स्वर लिखा जाएगा। अगर हम ए बोलेंगे तब ए की मात्रा लगेगी, बड़े मतलब बड़ा ए लिखेंगे। अब इसी तरह से ऐनक, अब देखो ए और ऐनक में क्या फ़र्क है, देखो एक लिखेंगे तो हमें छोटी ए की स्वर की आवाज़ है, अगर ऐनक बोलेंगे तो बड़े ए की साउंड है, तो बड़ा ए लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो नासिक के व्यंजन की शुद्धियाँ। नासिक के व्यंजन की शुद्धियाँ जैसे हमने गणेश बोला, गणेश, ठीक है ना, गणेश में ग के बाद णे की आवाज़ आ रही है, तो ड़ा पे एक ही मात्रा आएगी, गणेश। आक्रमण, अब आक्रमण न बोल रहे हैं ना, तो न तो नहीं बोल रहे ना हम, आक्रमण, तो न लगेगा पीछे। उसके बाद प्राण, प्राण में भी ण लगेगा। उसके बाद निरीक्षण, निरीक्षण में भी ण लगेगा। तो जहाँ पे हमें पीछे ण की साउंड है तो वह ण ही डलेगा बेटा। गुण, गुण अगर गुण लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद रणभूमि, उसमें भी ण की साउंड है, हिरण में भी, परीक्षण में भी, रामायण में भी, शरण में भी और तृण में भी। तो जहाँ में ण की आवाज़ है वहाँ पे हमें ण ही डालना है।
नासिक्य व्यंजन मतलब जो पंचम व्यंजन, हर एक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग मतलब जो उसका पंचम वर्ण होता है। उसके बाद है पंचम अक्षर की अशुद्धियाँ। देखो अंग, अंग में अनुसार की आवाज़ है, ठीक है ना, अंग। उसके बाद है संसार, देन संशय, देन संकट, हिंसा, पंख, शंख, संदेह, घंटा, कंठ, मंडल, संचय। तो ठीक है, ये सारे हमारे पंचम अक्षर की अशुद्धियाँ हैं सारी। उसके बाद है चंद्र बिंदु। नंबर 4 पे क्या दे रखा है, चंद्र बिंदु और अनुस्वार की अशुद्धियाँ। अंगुली, उसके बाद चांद, आ की जहाँ पे साउंड आएगी वहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, आ। उसके बाद है जहाँ अनुस्वार की आवाज़ आ रही है वहाँ बिंदी लगेगी, ठीक है। पंख, अंक, देन रंक, देन आँख, जब आ की आवाज़ आ रही है तो आप चंद्र बिंदु लगाए। दांत, वहाँ, कहाँ, ऊंचा, रंग, जहाँ पे अंग की आवाज़ आ रही है वहाँ पे बिंदी। पांचवा, पांचवा, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे दे रखा है बेटा आपका व और ब की अशुद्धियाँ। व और ब संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी हुई, जैसे हमारा वर्ड होता है पूर्व, अगर हम बा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो हमने पूर्व में व ही डालना है। वर्षा, ठीक है। वैदेही, अब वैदेही तो नहीं आ रही ना साउंड, वैदेही आ रही है। वनस्पति तो नहीं बोलते, वनस्पति बोलते हैं। वन तो नहीं बोलते, वन बोलते हैं। विष तो नहीं बोलते, विष बोलते हैं। विलास तो नहीं बोलते ना, विलास बोलते हैं। वाणी तो नहीं बोलते, हम वाणी बोलते हैं। तो जहाँ पे वाह की आ जाए तो वहाँ पे वाह व्यंजन ही लिखना है आपने। उसके बाद अगला देखिए नंबर 6 पे दे रखा है ट के स्थान पर ठ और ठ के स्थान पर ट, ठीक है ना। जैसे अभीष्ट में ट की साउंड आ रही है, ट पीछे, ठीक है ना। अभीष्ट में षटकोण वाले श के बाद ट की साउंड है, तो वहाँ आपने ठ लिखोगे तो गलत है। उसके बाद है श्लिष्ट में आधे श, ल और श और ट, आधा श और ट। देन विशिष्ट, देन मिष्ठान, संतुष्ट, श्रेष्ठ। जहाँ पे ठ की साउंड आ रही है वह ठठेरे वाला ठ लिखना है, ट की साउंड है तो ट ही लिखना है हमने। उसके बाद नेक्स्ट आपकी है क्षत्रिय वाले श के स्थान पर छ, क्षत्रिय वाले छ की अशुद्धियाँ। जैसे शुद्र है तो शुद्र में क्षत्रिय वाला श लगेगा, क्षमा में भी वही लगेगा, क्षेत्र में भी लगेगा, कक्षा में भी, नक्षत्र में भी और रक्षा में भी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ऋषि वाले री के स्थान पर र की साउंड अशुद्धि। ऋषि वाले री के स्थान पर र की अशुद्धियाँ, वो ये कैसे हैं बेटा, कृपा। अब यहाँ पे कृपा में र जो है र के पैरों में ऋषि वाले र की मात्रा है, ये उसकी साउंड है री। ऋषि वाले री की जो मात्रा होती है वो उसमें री की साउंड आती है, तो क के पैरों में ऋषि वाले री की मात्रा ऐसे लगेगी, कृपा। अब हम लिखेंगे कृपा, तो ये पहला जो शुद्ध वर्ड है ये लिखा है कृपा, कृपा नहीं होता कृपा। उसके बाद गृहस्थ नहीं होता गृहस्थ, गृहस्थ नहीं होता गृहस्थ। अगर आप उसके पैरों में ग के पैरों में पदेन वाला रूप डालोगे तो जो पदेन वाला रूप है उसमें र के बाद अ की साउंड होती है, और फिर आप इसको प्रोनाउंस करके गृहस्थ, र के बाद अ की साउंड होती है तो वो पदेन रूप होता है। लेकिन यहाँ में हमारी साउंड है गृहस्थ, गृहस्थ जीवन, तो री की साउंड के लिए हमें ऋषि वाले र को ग के पैरों में डालना है। इसी तरह ऋण में हमने री का स्वर लिखा और ण लिखा। उसके बाद है कृतिज्ञ, अगर हम इसके पैरों में पदेन रूप डालेंगे तो उसकी साउंड कुछ चेंज हो जाएगी, वो बोला जाएगा वो र के बाद अ की साउंड आई है, हम बोल रहे हैं कृतिज्ञ, ऋषि वाले र की साउंड आ रही है कृतज्ञ। देन मातृ, पृथक, गृहित, श्रृंगार और हृदय, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे दे रखा है ज्ञ और गए की अशुद्धियाँ। अब देखो ये वर्ड हमारा लिखा है आज्ञा में ज्ञानी वाला ज्ञा आएगा, आज्ञा, ज्ञान, योग्य, ठीक है ना, योग्य। उसके बाद कृतिज्ञ, प्रतिज्ञा, विज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ, ज्ञानी। नंबर 10 पे आपकी दे रखी है र के प्रयोग की शुद्धि। अब र के प्रयोग की शुद्धियाँ कैसे होती हैं बेटा, देखो इसमें आपका है अगर जैसे हमारा रेफ रूप है रा का, ये रा का रेफ रूप है जो हमने सही वाले शुद्ध वाले शब्द में लिखा है, तो हमारा अगर साउंड आ रही है अर्थ,
जो रेफ रूप होता है ना, जब आधा र होता है ये, जो हाँ हमारे आधे र की साउंड आती है, रेफ रूप जो होता है इसको हम आधा र बोलते हैं। तो जहाँ भी रेफ रूप की साउंड आती है र की, वहाँ ये जो जिस व्यंजन के बाद इसकी साउंड आती है, ये उसके अगले व्यंजन पे ऊपर डाला जाता है, जैसे कि हमने ये अर्थ में लिखा हुआ है, अर्थ, ठीक है ना। देन परमात्मा। अब जो पदेन रूप होता है, देखो जो इसका रेफ रूप होता है, उस रेफ रूप की जिस व्यंजन के बाद साउंड आती है वो उसके अगले व्यंजन के ऊपर डाला जाता है। और जो पदेन रूप होता है, जैसे प के पैरों में डाला हुआ है प्र, तो उसमें उस वाले र में अ की साउंड होती है। जिस अक्षर के पैर में डाला जाता है उस अक्षर की साउंड को हम आधा बोलते हैं, उसका उच्चारण आधा करते हैं। और जो उसके पैरों में पदेन रूप डलता है रा, वो उसमें हम अ की साउंड को बोलते हैं। मतलब आप बोल के देखो, प्रमात्मा, प्र, अब ये प्रमात्मा हो गया वर्ड, ठीक है ना। लेकिन हमारा एग्जैक्ट वर्ड क्या है, परमात्मा। र के बाद मतलब पूरा रा की साउंड है, परमात्मा। उसके बाद प्रसन्न। अब परसन, अब ये जो गलत वाला लिखा है आपका शुद्ध वाला, उसमें लिखा है परसन, परसन। अब यहाँ पे हमारे साउंड क्या है, प्रसन्न। मतलब प जिसके पैरों में ये पदेन रूप डलता है, वो व्यंजन जो है वो आधा बोला जाता है साउंड में, लिखा वो पूरा जाता है, क्योंकि हमने पदेन रूप उसके अंदर शो करना है उसके पैरों में, प के पैरों में। तो वो अक्षर जो है वो पदेन रूप डालने के लिए पूरा लिखा जाएगा, लेकिन बोलने में वो साउंड आधे की देगा, यानी वो बिना अ की साउंड के बोला जाएगा। प को बोल के देखो, प के साथ अ की साउंड नहीं है। प्र, अब र जो इसके पैरों में जो पदेन रूप होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पैरों में डलता है पदेन रूप, उसमें र के साथ आ की साउंड होती है। तो आप बोलोगे प जब बोलोगे उसको आधा बोलोगे अ की आवाज़ के बिना, और उसके साथ जो र उसको रा की साउंड दोगे, वो उसके साथ अ की साउंड आएगी। तो ये बन जाएगा प्रसन्न। अब बोल के देखो, पा आधा बोल रहे हैं हम और र के साथ आ की साउंड बोल रहे हैं, प्रसन्न। उसके बाद है कर्म। अब जब कर्म कर्म बोलेंगे तो जहाँ पे र की साउंड होगी ये उसके अगले व्यंजन पे डलाएगा, प्रवेश रूप। तो ये बेटा आपके र के विभिन्न रूप हैं सारे। ऋषि वाला री, वो जो है ऋषि वाले री का स्वर होता है, उसकी मात्रा होती है वो जो पैरों में डलती, जो भी हमने ऊपर पढ़ी है ना, ये इसमें कृतिज्ञ में, मातृ में, ठीक है, उस गृह में, कृपा में। और ये आपका क्या था, ये आपका पदेन और र की प्रयोग की शुद्धियाँ, मतलब र के विभिन्न रूपों की शुद्ध मतलब प्रयोग। उसके बाद अगला शब्द है हमारा प्रसाद। अब प्र बोल रहे हो जब आप, प्र र के बाद आ की साउंड हो रही है, तो शुद्ध वाला रूप हमारा प्रसाद है। और जो हमने अशुद्ध लिखा है वो हमने लिखा है प्रसाद, प्रसाद नहीं होता, प्रसाद, ठीक है ना। मर्यादा। उसके बाद है पराक्रम, पराक्रम। अब पराक्रम जब आप बोल के देखो, पराक्रम, का के बाद र की साउंड जो आ रही है वो उसके पीछे अ की साउंड है। क के पैरों में जो र हमने पदेन रूप डाला है उसमें अ की साउंड है, पराक्रम, ठीक है ना। इसी तरह हमारा धर्म हो गया, कार्यक्रम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। अब ये वाक्य रचना की शुद्धियाँ जो है ना, ये आपने सारी अंडरलाइन कर लेनी है, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़नी है। और इन पॉइंट्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। भाषा में वर्ण, यहाँ पे क्या लिखा है, भाषा में वर्ण, पद तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनमें भाषा का मानक रूप से माना जाता है। यानी कि भाषा जो हिंदी भाषा है उसमें जो वर्ण, पद, पद का मतलब जो वाक्य में यूज़ होते हैं वर्ड्स, उनको पद बोलते हैं। बोलते तो इसको शब्द ही हैं, होता है ये शब्द रूप, शब्द का ही दूसरा नाम है पद। लेकिन जो शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो पद जो होता है, जब वो वाक्य के अंदर शब्द को प्रयोग कर देते हैं, वो व्याकरण के नियमों से बन जाता है, तो फिर वो पद कहलाता है, ठीक है। तो भाषा में वर्ण, पद तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक रूप बनता है, ठीक है ना। निश्चित नियम, मानक रूप मालूम है ना, कि जो विद्वानों के द्वारा जो भाषा का रूप निश्चित किया गया है वो मानक रूप होता है। निश्चित नियमों को भंग करने से मानक रूप अमानक में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम ये व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करते भाषा को बोलने में या लिखने में, तो वो हम क्या करते हैं, मानक रूप को अमानक में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण है व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान न होना। निम्नलिखित नियमों के ज्ञान से आप शुद्ध वाक्य रचना कर सकेंगे। अब इन नियमों को आपको ध्यान से पढ़ना है और अंडरलाइन कर लेना है। वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो लिखा है, मोहन निबंध लिख रहा है। मोहन कर्ता हो गया, निबंध कर्म हो गया,
उसके बाद आपके क्रिया शब्द हो गए, ठीक है, लिख रहा है। नंबर 2, यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया आती है, ठीक है ना। यदि क्रिया अकर्मक है तो क्या होता है, पहले कर्ता होता है फिर क्रिया आती है, वो तो सबको ही पता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ले लो, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है में राम पहले कर्ता ही हो गया ना, उसके बाद क्रिया लाई पढ़ता है। नंबर 3 पॉइंट है, विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ये तो अंडरस्टूड है, आपने जितने भी हैं पढ़े हैं सारे एग्जाम्पल्स। आहा वहा ये सारे स्टार्टिंग में लगते हैं, कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद नंबर 4, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से ठीक पहले प्रयोग होती है। अब आपने क्रिया के जो आपने संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे, उसमें रचना के आधार पर आपने कौन कौन से पढ़े थे, ये नाम धातु पढ़ी थी, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी थी, संयुक्त क्रिया पढ़ी थी, है ना। तो ये जो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी थी, जिसमें मुख्य क्रिया के साथ आप कारा कर लगाते हो, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से ठीक पहले प्रयोग होती है। मोहन खाना खाकर सो गया। अब हमारी मुख्य क्रिया क्या है, सो गया। सो गया से पहले ये लगती है और इसके साथ कारा कर लगा होता है, ठीक है ना। सो गया, कारा कर लगा है खा में, तो ये खा कर, उठकर, सोकर, बैठकर, नहाकर, ये सारे शब्द जो होते हैं ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं का नंबर 5 पॉइंट है, नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। जैसे ऊषा क्षमा नहीं मांगेगी, क्रिया से पहले ही हो रहा है ना, कि मांगेगी क्रिया है, तो उससे पहले नहीं का प्रयोग किया हमने। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। तो ये क्रिया मांगेगी है ना, मांगेगी से पहले हमने नहीं लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है, आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे तुम भी लाओ जाओ ना, तो ये आपने देखा क्रिया के बाद में न का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट है, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। क्रिया विशेषण ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में, कि जो क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो क्रिया से पहले लगते हैं, ठीक है ना। जैसे धीरे धीरे है, तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है मोहन धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है और ये मुख्य क्रिया चलता है से पहले लगा है। उसके बाद नंबर 8 है, आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में होती है। ये तो आपको मालूम है कि जैसे हम बड़े लोगों को आदर देते हैं तो उनके साथ जो वाक्य में क्रिया पीछे लगती है वो हमेशा बहुवचन में होती है, ठीक है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री गरीब परिवार से थे। अब है लाल बहादुर शास्त्री तो सिंगुलर है ना, ठीक है ना, एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन उनके साथ हम थे किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हम उनको आदर दे रहे हैं। तो जब हम बड़ों को आदर देते हैं उनके लिए हम क्रिया जो है बहुवचन क्रिया यूज़ करते हैं। ये सबको अंडरस्टूड है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर 9, दर्शन, आंसू, प्राण, लोग, बूंद, हस्ताक्षर आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में होती है, ठीक है ना। ये सारे बहुवचन शब्द हैं, दर्शन, आंसू, प्राण, लोग, बूंद, हस्ताक्षर आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में होती है, ठीक है ना। इनके साथ जो क्रिया शब्द लगते हैं वो बहुवचन के रूप में लगते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, अब इसमें हमने प्राण जो है वो बहुवचन शब्द है, तो इसके हमने पीछे क्रिया लगानी है गए, गया नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए नंबर 10 पे पॉइंट क्या दे रखा है। नंबर 10 पे पॉइंट है, विशेषण का लिंग वचन अपने अपने विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे अच्छा लड़का, ठीक है ना, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो विशेषण का लिंग जो होता है वो वचन और विशेष्य के अनुसार होता है। उसके बाद उदाहरण स्वरूप नीचे अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इधर वाले अशुद्ध वाक्य हैं, उनका शुद्ध रूप दूसरी साइड में लिखा है, तो इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है, जितनी करनी वैसी भरनी। ये भी आपको पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है, तो आपको अपने आप से इसमें जो अशुद्धि है, जो एरर है, वो आपको अपने आप से समझ आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। नंबर 2 है, अनेकों व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी। अब अनेक वर्ड जो है वो अपने आप में बहुवचन शब्द है, तो इसलिए हम अनेकों नहीं लिखेंगे, अनेक ही लिखेंगे। अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी। नंबर 3 है, इतनी रात गई आप कहाँ थी। इसको यहाँ पे क्या है, इतनी रात गए आप कहाँ थीं। आप कहाँ थीं, अब आप शब्द यूज़ कर रहे हो ना, रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो पीछे क्रिया बहुवचन लगेगी, तो थी लिखेंगे हम, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ये भी शुद्धि है यहाँ पे। नंबर 4 है, वह गुस्सा से रो रहा था। अब गुस्सा से रो रहा नहीं होता, वह गुस्से में रो रहा था। नंबर 5, मैंने आज जाना है। मैंने नहीं बोलते हैं कभी भी, अपने आप के लिए, अपने लिए आप मुझे बोलते हो, मुझे आज जाना है।
नंबर 6, बच्चों से गुस्सा ना करो। इसको हमने शुद्ध रूप लिखना है, बच्चों पर गुस्सा ना करो। नंबर 7, शरीर पर कई अंग होते हैं। शुद्ध रूप है इसका, शरीर के कई अंग होते हैं। नंबर 8, उन्हीं को क्या चाहिए। आप इसको शुद्ध रूप में लिखोगे, उन्हें क्या चाहिए। नंबर 9, मेरे को प्रातः काल टहलना अच्छा लगता है। इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, मुझे प्रातः टहलना अच्छा लगता है। नंबर 10, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नंबर 11, सुरभि ने संतोष का सांस लिया। अब जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था प्राण, सांस, ये सारे बहुवचन शब्द हैं, तो आप सांस ली, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सांस लो। सांस वर्ड जो है ना बेटा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, सॉरी। इसके साथ आपने जो क्रिया लगानी है वो स्त्रीलिंग लगानी, सांस ली। नंबर 12 है उसका प्राण सूख गया। इसको लिखेंगे आप, प्राण जो है बहुवचन है, उसके प्राण सूख गए। नंबर 13, मकान की बाईं ओर विद्यालय है। शुद्ध रूप में लिखेंगे, मकान के बाईं ओर विद्यालय है। उसके बाद नंबर 14 है कृपया करके ध्यान दें। इसका शुद्ध रूप लिखेंगे, कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। उसके बाद नंबर 15 है स्त्री पुरुष का समूह देखते ही बनते थे। इसको आप शुद्ध रूप में लिखोगे, स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था। नंबर 16, एक फूलों की माला ले आइए। अब एक फूल की माला तो नहीं होती ना, तो आप लिखेंगे फूलों की एक माला ले आइए। नंबर 17, दहेज की लेन देन बहुत बुरी प्रथा है। इसको आप शुद्ध रूप में लिखेंगे, दहेज का लेन देन एक बहुत बुरी प्रथा है। नंबर 18, मेरे का उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। आप लिखोगे, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। तो बेटा ये आपकी अशुद्ध वाले वाक्य और शुद्ध वाले वाक्य जो हैं, ये आपने आराम से बैठ के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। इसको हमने एक पेज हमने पढ़ लिया ऑलमोस्ट, और बाकी जो है वो आप दोबारा से पढ़ लेते हैं हम जल्दी जल्दी। यह भोजन 20 आदमी के लिए है। तो आप लिखोगे, यह भोजन 20 आदमियों के लिए है। नंबर 21, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। इसको लिखोगे, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। देख नेक्स्ट उस पे पेज पे क्या है, एक गीतों की पुस्तक चाहिए। इसको आप लिखोगे, गीतों की एक पुस्तक चाहिए। नंबर 23, बकरी को काटकर गाजर खिलाओ। इसको शुद्ध लिखेंगे, गाजर काटकर बकरी को खिलाओ। नंबर 24, उपन्यास यह किसने लिखा है। लिखोगे आप शुद्ध करके, यह उपन्यास किसने लिखा है। नंबर 25, एक गिलास पानी से भरा लाओ। इसको आप शुद्ध रूप में लिखोगे, पानी भरा एक गिलास लाओ। नंबर 26 लिखोगे, निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेम ने लिखा। इसको आप शुद्ध करके लिखोगे, मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास लिखा। उपन्यास बोलते हैं नॉवल को। 27, यह घटना जब मैं 20 वर्ष का था उस समय की है। आप लिखोगे शुद्ध रूप में, यह घटना उस समय की है जब मैं 20 वर्ष का था। नंबर 28, मैं गाय का दूध पीना चाहता हूँ। लिखोगे शुद्ध करके, मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। नंबर 29, केवल कक्षा में 10 बच्चे उपस्थित थे। इसको शुद्ध रूप में लिखोगे, कक्षा में केवल 10 बच्चे उपस्थित थे। 30 पे लिखोगे, महात्मा गांधी का देश उपकार नहीं भूल सकता। तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे, देश महात्मा गांधी का उपकार नहीं भूल सकता। नंबर 31 लिखोगे, 31 पे लिखा है, सड़क में पानी भरा है। इस पे लिखोगे, सड़क पर पानी भरा है। इसमें कारक संबंधी शुद्धि है, में नहीं होता, पर होता है। 32 है, क्या आप भोजन किए हैं। इसको आप लिखोगे, क्या आपने भोजन किया है। 33, यहाँ पर अभी एक लड़का एक लड़की बैठी थी। आप लिखोगे शुद्ध करके, यहाँ पर अभी एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। नंबर 34, नेहा, अनीता और मोहन सैर करने को गए। इसको आप गई नहीं लिखोगे, गए। नंबर 35, हम आपके घर कल आएगा। इसको शुद्ध रूप में लिखोगे, हम आपके घर कल आएंगे। 36, इस भवन में गिरने का संदेह है। इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, इस भवन के गिरने का भय है। 37, शायद मेरा मित्र अवश्य आएगा। इसको शुद्ध रूप में लिखोगे, मेरा मित्र अवश्य आएगा। 38, रामचरित्र मानस को पढ़कर आनंद का आभास होता है। शुद्ध रूप में लिखेंगे, रामचरित्र को पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। नेक्स्ट आपका है 39 पे, हम परस्पर आपस में लड़ते हैं। शुद्ध रूप में लिखोगे, हम परस्पर लड़ते हैं। 40 पे है, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। नंबर 40, इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, उनका बहुत सम्मान हुआ। बहुत भारी नहीं होता, बहुत सम्मान हुआ।
नंबर 41, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। इसको शुद्ध रूप में लिखोगे, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। 42 पे है, वहाँ कोई लगभग 1 दर्जन केले रहे होंगे, यानी इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, वहाँ लगभग 1 दर्जन केले रहे होंगे। 43, इधर उधर की व्यर्थ की बातें मत करो। तो इसको लिखेंगे शुद्ध रूप में, व्यर्थ इधर उधर की बातें मत करो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज जो है ना, ये आप अपने आप से पढ़ लेना, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको जो ये आपका है आपकी मैंने इसमें नहीं लिखी है, आपको मैं इसकी एक्सरसाइज जो है वो क्लिक करके दे दूँगी। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, इसको हम अभी आप इसको कर लेना, ठीक है। और इसको होमवर्क में आप सेंड करना मुझे 5 वाक्य, ठीक है।